Hello everyone, my name is Abhishek Patel. Today is day 3 of my YouTube journey. आज हम बात करने वाले हैं इस सामने खड़ी हुई टाटा टिगोर और मेरे 3.5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस और लगभग 64,000 किलोमीटर्स तक का सफ़र कैसा रहा। आज मैं आपको अपने इस ओनरशिप रिव्यू के अंदर बताऊंगा। इन 3.5 और 64,000 किलोमीटर्स के अंदर क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कैसा रहा मेरा इस कार के साथ सफ़र, पूरी जर्नी बताऊंगा। डिलीवरी से लेके पूरा सर्विस एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, क्योंकि सच बात तो ये है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। इसमें आता है 1.2 लीटर का रेवटॉन पेट्रोल इंजन। हालांकि मेरी कार है वो CNG के अंदर है, जो कि कंपनी फिटेड CNG के है, और इसको टाटा ने नाम दिया है अपना खुद का iCNG टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें CNG के अंदर तो ये आपको निकाल के देगा 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 73 हॉर्स पावर के लगभग। हालांकि इस इंजन के अंदर वाइब्रेशन बहुत है, क्योंकि ये एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की है। उसकी बात हम करेंगे। बात करते हैं इसके की के बारे में। इसके अंदर आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री, मतलब चाबी आपकी जेब के अंदर रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको आना है और सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, जिसकी मदद से लॉक और अनलॉक का फीचर आपको मिल जाएगा। साइड के अंदर इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या देती है, तो ये कार हमें CNG के अंदर निकाल के देगी लगभग 25 kg पर किलोमीटर के अंदर। और अगर हम इसको सिटी में चलाएं तो ये हमें देगी 20 या 22 के आसपास। अगर आप एक टाइम में जहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर हो CNG पंप पे, तो वहाँ से अगर आप इसको फुल करवाओगे तो लगभग 8 से 8.5 किलो तक CNG इसमें फिल हो जाएगी। और उसके बाद ये 190, 190 से 200, कभी कभी जब हम हाईवे पे लेके जाते हैं तो ये 27-28 किलोमीटर पर kg का भी एवरेज निकाल के देती है। तब ये कार लगभग 220 या 230 के आसपास चली जाएगी। अगर इसको मैं खींच के भी चलाऊं तो भी ये मुझे 24 या 23 की एवरेज तो निकाल के ही देगी। और ये मैं मिक्स बता रहा हूँ 24 या 25 के आसपास, जो मुझे हाईवे और सिटी के अंदर मिलती है। मैं इस कार को हाईवे और सिटी दोनों के अंदर डेली ड्राइव करता हूँ। अभी तो हालांकि मेरी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल से मेरी हर रोज़ की 100 किलोमीटर्स की रनिंग डेली की थी। अगर हम बात करें इसके एवरेज पेट्रोल के अंदर ये हमको क्या एवरेज निकाल के देगी। यहाँ से इसका स्विच है, जो कि CNG और पेट्रोल के अंदर स्विच करने के लिए हमको दिया हुआ है। टाइम नहीं रहती, एकदम क्विक है। जैसे ही हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे ये CNG और पेट्रोल में स्विच हो जाती है। पेट्रोल के अंदर अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे तो वही हाल है, 9-10, हाँ ये यहाँ पे 9-10 ही दिखाएगी। यहाँ पे 9-10, 11-12। अगर आप एकदम ट्रैफिक के अंदर चला रहे हो इस कार को तो ये आपको 10 से ऊपर एवरेज नहीं देगी। अगर आप हाईवे पे ऊपर इसको प्यार से चला रहे हो तो ये आपको 20 तक का माइलेज दे देती है। लेकिन सिटी के अंदर इसका एवरेज कुछ इतना खास नहीं है। जिस हिसाब से इसका पावर है, कुछ पावर भी इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो पावर के हिसाब से हाँ इसकी माइलेज बहुत ही ज़्यादा लो है। लेकिन इसके सामने इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि इसका वेट ये देखो, इसका डोर इतना हैवी है। आवाज़ देखिए, इसका डोर इतना हैवी है, तो वेट के हिसाब से भी इसकी एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। मारुति में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मारुति की कार्स का वेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, उनका मेटल इतना हैवी नहीं है, तो कार ज़्यादा हल्की रहेगी। अगर कार से ज़्यादा हल्की रहेगी तो इंजन को इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इंजन ज़ोर नहीं लगाएगा तो वो फ्यूल कंजम्पशन भी कम करेगा और उसकी एवरेज भी ज़्यादा निकलेगी। लेकिन आपको एक मिक्स पैकेज चाहिए, जिसके अंदर बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और एवरेज भी ठीक ठाक निकाल के दे, तो फिर आप टाटा के साथ जा सकते हो। इसकी टैंक कैपेसिटी भी लगभग 35 लीटर्स है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसके NVH लेवल के अंदर। NVH लेवल मतलब नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस। अब टाटा की कार है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ ये कार आती है। नो डाउट इसमें वाइब्रेशन तो भर के मिलेगी। मतलब कभी कभार तो अभी ऐसा लगता है कि आपको एक हल्की फुल्की मसाज मिल रही है सीट्स के अंदर। अभी मैं आपको कार जैसे यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाऊंगा, देखो ये कैसे हिली। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वापस से एक बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने किया इंजन यहाँ से बंद, यहाँ पे मैंने किया इग्निशन स्टार्ट, और इस सीट को देखना पूरा हिली। मतलब वाइब्रेट करती है लिटरली। अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाइब्रेट। गियर नॉब के अंदर भी इतना वाइब्रेशन मिलेगा आपको, और पूरी सीट ऐसे वाइब्रेट करती है। अगर मैं इसको ऐसे ही आइडियल कंडीशन पे भी रखूँ तो ये यहाँ पे देखो, अगर आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो इसका हेडरेस्ट देखो, मतलब यहाँ से तो मैं पूरा फील कर रहा हूँ कि ये वाइब्रेट कर रहा है। और अगर हम हाई स्पीड की बात करें तो जब ये कार हाई स्पीड पे जाएगी
80 टू 100 के बीच में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप इसको 100 या 110 से अबव लेके जाओगे, इसका आरपीएम जैसे ही 3000 किलोमीटर्स क्रॉस करेगा, अभी इसका गियर नॉब है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। ये 5th गियर में गाड़ी कार रहेगी हमारी, ये ऐसे 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 इसे इतना वाइब्रेट करता है। अभी इसका एक रीज़न ये हो सकता है, मेरी कार अभी तक चल चुकी है 63,795, मतलब लगा लो ऑलमोस्ट 64,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन 64,000 किलोमीटर्स के अंदर इसका जो इंजन माउंट है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मुझे लगता है जैसे कि अभी जब भी इसकी नेक्स्ट सर्विस आएगी, इसका इंजन माउंट चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंजन माउंट के वजह से भी इसके अंदर वाइब्रेशन लेवल बढ़ चुका है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर मैं इंजन माउंट के पॉइंट को साइड पे रख भी दूँ, जब ये कार मैंने नई ली थी तब भी इसके अंदर इतना सारा वाइब्रेशन तो पहले से ही मौजूद था ही, और वो वाइब्रेशन तो रहेगा कि क्यों, इसका एक रीज़न है इसका 3 सिलेंडर इंजन। और वैसे भी सबको पता है टाटा के इंजन के अंदर वाइब्रेशन पहले से रहते ही है, तो अभी इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और अगर हम इसको हाई स्पीड के अंदर बात करें, केबिन में से इसका पूरा साइलेंट हो जाता है। जैसे ही हम ये डोर क्लोज करूँगा, अगर ये देखो, अगर यहाँ से कोई व्हीकल जाएगा तो उसकी पूरी आवाज़ निकलेगी। लेकिन अगर मैं विंडो को क्लोज़ कर दूँ और डोर भी सारे क्लोज़ रखूँ, तो अंदर केबिन इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंट भी नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा केबिन साइलेंट हो जाता है। मतलब अगर कार बंद हो, सारे डोर क्लोज़ हो, अगर इस कार के अंदर अगर इंजन अच्छा है तो ये कार बहुत ही अच्छी बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन कुछ भी नहीं रहेगी, कार एकदम साइलेंट हो जाएगी। इसके अंदर डैम्पिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने बताया इसकी डोर क्वालिटी एकदम, बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच लेवल है। GNCAP के अंदर इसको मिले हैं पूरे 4 स्टार, और लगता भी है क्योंकि कार एकदम पूरा हैवी फील होती है। जब भी आप इसका बोनेट भी उठा के देखोगे कि लगता है कि हाँ, ये एक कोई 5 स्टार रेटेड 4 स्टार रेटेड कार है, कुछ हैवी कार है जिसके अंदर आप सेफ फील कर पाओगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के 2 ऐसे पॉइंट्स जो टाटा में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट है इसका कि इसके अंदर आपको भर के मिलेगा पैनल गैप्स। इसके अंदर आपको पैनल गैप्स इतना मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर पैनल गैप है। और वहीं पे अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये देखो, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा पैनल गैप है। यही चीज़, सेम चीज़ हमको सामने की तरफ ही मिलती है बोनेट में। यहाँ पे देखो, ये पैनल गैप इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बल्कि जबकि हम लेफ़्ट साइड पे आए तो यहाँ पे कंप्लीट विजिबल है। और दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो इसके अंदर है, रस्टिंग की प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये रस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी काफ़ी रस्टिंग हो चुकी है। ये भी देखो, और तो और जो इसका फ्यूल लिड है इसके अंदर पूरी रस्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पे डोर के पास भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी रस्टिंग है ना, स्टार्ट हो चुका है। इसके लेफ्ट साइड वाला जो डोर है, पैसेंजर साइड वाला, वहाँ पे भी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस्ट आ चुका है। नो डाउट टाटा के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको रस्टिंग का इश्यू भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ये जो रस्टिंग का इश्यू था, ये तो 1.5 साल के बाद ही आना शुरू हो चुका था। यहाँ पे बोनेट के अंदर जो नीचे की तरफ होता है, वहाँ पे बहुत सारा रस्टिंग आ चुका था। जो भी हिंजेस थे बोनेट के, फिर फ्यूल लिड के वहाँ अंदर भी बहुत सारा रस्टिंग आ चुका था। पीछे डिक्की के अंदर भी बहुत सारा रस्ट आ चुका था, जो हिंज होता है वहाँ पे साइड्स में, कॉर्नर्स में। तो वो सब मैंने फिर जाके टाटा के सर्विस सेंटर पे वहाँ जाके वारंटी के अंदर क्लेम करवाया हुआ था। उसके 6 या 8 महीने के बाद ही फिर से सेम प्रॉब्लम वहीं जगह पे रस्टिंग आना स्टार्ट हो चुका था वापस से। तो फिर दोबारा मैंने वापस वहाँ जाके मगजमारी नहीं की थी, टाटा के सर्विस सेंटर के अंदर जाके मैंने बाहर अपने एक फ्रेंड से ही वो जो पेंटिंग का काम था वो करवा लिया था। फिर भी ये जो लेफ्ट साइड का पैसेंजर डोर है, इसके नीचे जैसे आपने देखा कि कितना ज़्यादा रस्टिंग फिर से आ चुका है। मतलब रस्टिंग का प्रॉब्लम तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी बेशक ये बहुत अच्छे देते हैं, 4 स्टार 5 स्टार GNCAP में, लेकिन इनका जो टाटा का जो मेटल है उसमें रस्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। 4 या 5 साल में तो आपकी कार में इतना ज़्यादा रस्ट हो जाएगा कि आपको रीसेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने एक बार इसकी रीसेल वैल्यू भी निकलवाई थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। जो रस्टिंग का इश्यू था, और भी बहुत सारे इश्यू थे जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। उसकी वजह से मैंने सोच लिया था कि इसको रीसेल कर दूँ। इसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं, अगर आप टाटा लेने की सोच रहे हो तो ये बात ध्यान में रख के लेना कि आपको इसके अंदर रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मैंने जो ये कार परचेस की थी वो थी 9,33,000 के अंदर, और जब मैंने इसकी 2 साल बाद रीसेल वैल्यू निकलवाई तो वो सिर्फ मुझे मिली 5-5.5 लाख रुपए। कई कई जगह तो जो रीसेल वाले थे उन्होंने बोलने से ही मना कर दिया कि
सर क्यों ऐसा, इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं है, आप जाने दो, सुनने बताने के लायक भी रीसेल वैल्यू नहीं है, सिर्फ 3.5 लाख 3 लाख बोल रहे थे। अब 9,33,000 कार की अगर कोई 3-4 लाख रुपए वैल्यू निकल बोलेगा तो सामने वाले आदमी को क्या ऐसा ही लगेगा, ये क्या ले लिया है हमने, इसके अंदर इससे अच्छा तो कुछ और ले लेते। तो ये सब चीज़ें तो है, इसके अंदर पैनल गैप्स और रस्टिंग का प्रॉब्लम है, और रीसेल वैल्यू इसकी ज़रा भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके पिकअप और एक्सेलरेशन के बारे में। अभी ये कार 64,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, मतलब अच्छी खासी ये कार मैंने ड्राइव कर ली है। तो क्या अब इसका पिकअप ड्रॉप हुआ है या नहीं, क्या ये पहले जैसी भागती थी अभी भी वैसी भागती है, सीएनजी और पेट्रोल के अंदर इसके अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं। देखो, अगर इतना एकदम 0.2% तो इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। अगर कोई कुछ भी बोल रहे कि सीएनजी और पेट्रोल के अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये 100% तो नहीं रहेगा कि सीएनजी और पेट्रोल के बीच में आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर कोई ऐसे माइंड में नहीं चल रहा है, अगर मुझे नहीं पता है कि कार सीएनजी, कोई नया ड्राइवर हो, उसको ये कार पहली बार चलाने के लिए दी जाए और उसको मालूम ही ना पड़े कि सीएनजी कब कार पहले सीएनजी में थी, कब कार पेट्रोल में थी, तब को वो इंसान वो उसको जज नहीं कर पाएगा कि ये कार अभी सीएनजी में है या पेट्रोल के अंदर। लेकिन अगर किसी को पता, अगर मैंने इतने सारे किलोमीटर इस कार को चला दिए, अभी मुझे पता है कि ये कार सीएनजी में चल रही है या पेट्रोल में चल रही है, जब वो भी तब जब मैं इसको चेंज करूँगा। वैसे तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता। सीएनजी के अंदर एक बात है कि जो स्मूथनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, पेट्रोल के अंदर वही स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। पेट्रोल के अंदर पूरा स्मूथ चलेगी, इसका स्टीयरिंग और गियर में भी डिफरेंस आ जाएगा, पूरी तरह से कार स्मूथ चलेगी। वहीं पे सीएनजी में थोड़ा सा रॉ चलेगी। बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। इसके अंदर आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। गियर नॉब भी इसका अच्छा ही है, कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा है, प्रीमियम फिनिश के साथ है। इसके अंदर टाटा के अंदर एक बात अच्छी है कि अगर आप एएमटी का मज़ा लेना चाहते हो, मान लो किसी इंसान को अगर ऑटोमेटिक कार चाहिए और वो भी सीएनजी के साथ, और वो भी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ, तो वो आप टाटा में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि टाटा इकलौती ऐसी कार है जिसके अंदर आपको सीएनजी के अंदर भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। वरना अगर दूसरी ब्रांड्स हो गई, जैसे hyundai हो गई, मारुति हो गई, उसके अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको सीएनजी के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको सीएनजी मिलेगा, और कोई उसके अंदर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, एएमटी वगैरह या ऑटोमेटिक का दूसरा कोई ऑप्शन। सिर्फ टाटा के अंदर ये अच्छी बात है कि उन्होंने एएमटी के साथ आपको सीएनजी में दिया है। इसका मैनुअल ट्रांसमिशन भी कुछ इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। गियर चेंज करते टाइम भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। बटरी स्मूथ, मारुति जैसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। ट्रांसमिशन के बाद हम बात करें इसके क्लच की, तो इसका क्लच का ट्रैवल है वो भी कुछ इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, मतलब अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ है। टाटा ने ये क्लच बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप एक ऐसी सीएनजी टाटा की कार चला रहे हो। उसका क्लच बहुत अच्छा है, मतलब स्मूथ क्लच है, आपको इतना हैवी फील नहीं होगा। क्लच बहुत ही अच्छा है बनाया हुआ है टाटा ने। और यहाँ पे क्लच के बाजू में आपको ये डेड पेडल, ये बहुत काम का है, ये प्रैक्टिकल बनाया हुआ है टाटा ने। ऐसा नहीं कि कुछ गिमिक दे दिया है, सिर्फ नाम के लिए दे दिया कि हाँ हमने दिया हुआ है। कई कार्स के अंदर डेड पेडल जो देते हैं वो कुछ यूज़ नहीं आता। इसका क्लच पैड जो इसका जो डेड पेडल है वो एक्चुअली यूज़ में भी आता है। और यहाँ पे एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, इनका ट्रैवल भी अच्छा है, ना ज़्यादा गैप है ना ज़्यादा पास है, एकदम अच्छी तरह से टाटा वालों ने सेट करके दिया हुआ है। के अंदर एसी कैसा है? अब तक जो मैंने 64,000 किलोमीटर्स में जो कार चलाई हुई है, इसमें मैंने कई हाई लेवल टेम्परेचर 37, 38, 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी कार चलाई हुई है। एसी के रिगार्डिंग्स मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसका एसी वाकई बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसको 23 या 22 के ऊपर ऑटोमेटिक के ऊपर रखोगे, इसमें ऑटोमेटिक एसी आता है, तो अब आप एक बार टेम्परेचर सेट कर दो यहाँ पे, और उसके बाद ऑटो एसी का बटन आप प्रेस कर दो, बस काम हो गया। इसका एसी वाकई में बहुत अच्छा है, अच्छी कूलिंग कर देता है। अगर कार के अंदर 5 बंदे भी अगर हम बिठा के चले तो भी इसका एसी एक्चुअली में वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिंगल पर्सन ही चल रहा है कार में तो इसका एसी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप 5 लोग भी जा रहे हो तो इसका एसी वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, और पूरा एक केबिन जो है वो कूल कर देता है। और इसका टाइम भी ज़्यादा कुछ नहीं लेता, जल्द से जल्द अगर आप इसको फ़ैन स्पीड को भी ज़्यादा बढ़ा दो तो इसका कूलिंग टाइमिंग वैसे भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन की बात करें, ये एग्जैक्ट प्लस मॉडल है, इसके अंदर ये 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है। ये हरमन की तरफ से आने वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये सिस्टम वाकई में बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत लैग करता है, इसके अंदर एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों का सपोर्ट है।
मैं ज़्यादातर एप्पल कार पे ही यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड ऑटो, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं। तो इसका कार प्ले वैसे बहुत इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा कि स्मूथ चल रहा है, थोड़ा बहुत लैग करेगा, लेकिन वो माइनर है, वो नेगोशिएबल लैग है, इतना तो चलता है। ज़्यादा इसकी डिस्प्ले आपको यूज़ करने में परेशानी नहीं आएगी। और तो इसके अंदर आपको यहाँ पे रेडियो, FM, AM और ब्लूटूथ, USB ये सब का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक पार्क असिस्ट का भी फीचर मिल जाएगा, क्योंकि इसके टॉप मॉडल के अंदर बैक कैमरा आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाता है। तो ये आपको कैमरा की क्वालिटी अगर आपको बता दो, इसके साथ साथ देखो कैमरा की क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी है, ये क्वालिटी एकदम ब्लरी, मतलब 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है ऐसा दिखते हैं। कैमरा की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। हालांकि अब जो टाटा आ रही है उन्होंने तो कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से सुधार दी है। ये मेरी कार है, ये जो है वो 2022 का मॉडल है। ये मैंने परचेज़ की थी 7 सितंबर 2022 में, और इसको रजिस्ट्रेशन किया था हमने 14 सितंबर 2022 में। के बाद टाटा वालों ने 2025 में 2025 के अंदर इसका फेसलिफ्ट वर्जन निकाला था। उस फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर ये स्टीयरिंग चेंज किया हुआ था, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी चेंज किया हुआ था। हालांकि मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा पसंद आता है। इससे पहले वाली टिगोर में जो पुराने टाइम में आती थी 2019-20 में, उसमें वो स्पीडोमीटर जो था वो सुई वाला था, वो नीडल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डिजिटल के मुकाबले, लेकिन ये भी इतना कुछ ख़राब नहीं है। और इसके साथ साथ ये 7 इंच से हटा के इसको डिस्प्ले की साइज़ भी बड़ी कर दी है, और ये डिस्प्ले यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है। काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, सेंटर में इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एक चीज़ जो मुझे इतने टाइम से इसके अंदर कमी लगती थी कि ये कंपनी फिटेड कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है आपको, ये यहाँ पे खटकता है। और अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम आर्मरेस्ट लगवा दे तो ये स्पेस भी खाली जाएगा वो, क्योंकि आर्मरेस्ट स्पेस खा लेगा। और जो आर्मरेस्ट के अंदर जो स्पेस दिया हुआ है, जो आफ्टर मार्केट मिलता है, उसके अंदर कुछ अच्छा स्पेस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अगर कोई छोटी सी वाटर बॉटल रख सकता हूँ, या कुछ और भी चाबी वगैरह कुछ दूसरा सामान भी मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर 2022 के हिसाब से तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मतलब ऐसा कुछ ख़राब इंटीरियर भी नहीं है। ब्लैक और बेज डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ आपको इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे आपको जो डोर ओपनर है वो भी ग्लास के अंदर मिलता है, ये डोर हैंडल है वो भी ग्लास के अंदर है। यहाँ पे आपको जो स्विच मिलती है, हालांकि ये प्लास्टिक नॉर्मल है, ये ग्लास में नहीं है, ये आपको नॉर्मल स्विच से दी हुई है। यहाँ पे जो सिर्फ ये ड्राइवर साइड विंडो है, ये ही सिर्फ आपको ऑटो डाउन मिलती है, ऑटो अप भी नहीं मिलती, ये सिर्फ ऑटो डाउन है। ये थोड़ा प्लास्टिक, इसको भी ग्लास में कर सकते थे। और दूसरी एक जगह ये जो स्टीयरिंग व्हील है, जो नेक्सॉन में आता है, जो पहले नेक्सॉन आती थी, इसके साथ साथ 2021-22 में, उसमें जो स्टीयरिंग व्हील तो सेम ही था, लेकिन उसके अंदर क्या था, ये जो स्टीयरिंग का पूरा जो पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हो, वो ऐसा ग्लॉस में आता था। इसमें ऐसा नहीं, इनको भी अगर आप ग्लॉस में कर देते वो और भी अच्छा लगता। और दूसरी बात यहाँ पे करें, यहाँ पे जो बॉटल होल्डर है, ये बॉटल होल्डर किसी काम का नहीं है। मतलब आप अब नॉर्मल जो बंदा है वो 1 लीटर की बॉटल तो लेके ही चलेगा। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लिखा हुआ है कि आप 8 लीटर की बोतल रख सकते हो, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से नहीं रख सकते। यहाँ पे देखो इतना कम स्पेस है, कैसे रखेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीछे अच्छा खासा बोतल होल्डर दिया हुआ है, पीछे भी आप देख सको तो पीछे भी सेम ही है। मतलब बोतल रखने के लिए कोई ऐसी अच्छी खासी जगह नहीं दी हुई है टाटा वालों ने। उन्होंने यहाँ पे बहुत कम स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे अगर टाटा वाला का थोड़ा काम करते तो यहाँ पे अच्छा खासा 1 लीटर की बोतल तो एटलीस्ट उतना स्पेस तो होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका स्पीकर है, यहाँ पे इस ऊपर इसका ट्विटर आ जाता है। इसके अंदर आता है 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स, जो कि आता है हरमन बाई JBL। और ये जो स्पीकर सिस्टम है वो अब तक मुझे बेस्ट लगा है। इस जो बजट की कार है उसके अंदर ऐसा मैंने स्पीकर सिस्टम नहीं देखा है। ये स्पीकर सिस्टम वाकई आपको, अगर टाटा वालों ने वाइब्रेशन बहुत दिए है, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। कैसे उन्होंने ये जो स्पीकर सिस्टम दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने अच्छे आवाज़ है, आपको वॉल्यूम फुल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसका वॉल्यूम 9-10 पे रखोगे तो आपको इतना अच्छा स्पीकर लगेगा। बेस इसमें बहुत अच्छा खासा है, इसको ट्रेबल भी बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल बेस और ट्रेबल दोनों मिला के एक अच्छा ओवरऑल पैकेज आपको देती है। इसका स्पीकर सिस्टम वाकई लाजवाब है। बात करेंगे इसकी CNG के अंदर। ये कार मैंने CNG में ली हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो iCNG का बैज यहाँ पे लगा हुआ है। अभी जैसे हम इसका बूट खोलेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है ये CNG का टैंक।
हालांकि अभी तो सीएनजी के अंदर टाटा वालों ने ऐसे किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर आता है 419 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें अगर सीएनजी टैंक लगा दो तो आपको मिलेगा सिर्फ 205 लीटर का बूट स्पेस। वैसे बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे मेरे एक बैग रखा हुआ है, फिर भी काफ़ी यहाँ पे स्पेस दी गई है। बूट के अंदर आपको एक लैंप भी दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कई कंपनियाँ इसको नहीं देती। यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आप एक बैग रख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे भी स्पेस है, और सीएनजी सिलेंडर के नीचे भी एक स्पेस थोड़ा सा दिया हुआ है। इसके नीचे इसका स्पेयर टायर भी दिया हुआ है, जो कि एक साइज़ कम है, वो R13 है और वो पतला भी है, लेकिन एटलीस्ट दिया तो हुआ है आज, क्योंकि आजकल कंपनियाँ ऐसा कर रही है कि सीएनजी के साथ या कोई नॉन सीएनजी कार में भी, जैसे हाइब्रिड कार्स हो गई, उसके अंदर अगर आप बैटरी लगा दोगे तो उसके अंदर आपको स्पेयर टायर देना ही नहीं बंद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो पंचर रिपेयर किट दे देते हैं। वो अगर टायर फट जाए, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है, वो भी सूरत सिटी में जब मैं था, तो मेरा लेफ़्ट साइड का टायर फट गया था। अभी अगर टायर इतना ज़्यादा कट हो गया था, कट भी ऐसा कोई छोटा नहीं हुआ था, बहुत बड़ा कट हुआ था। इस सिचुएशन में वो टायर पंचर रिपेयर किट क्या काम आएगी? उसके अंदर तो हमको एक स्टेपनी एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील टायर ही चाहिए होगा ना। वो पंचर रिपेयर किट का मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? वो ग्लू स्टिक 5 रुपये की फेविक्विक ला के चिपकाओ तभी मैं टायर चलाऊँ? इसके लिए जो अभी टाटा ने दिया हुआ है कि यहाँ पे सीएनजी के साथ भी स्पेयर व्हील दिया हुआ है, अच्छी बात है। बात कर रहा था मैं सीएनजी टैंक की। अभी टाटा के अंदर आ चुका है ड्यूअल सिलेंडर, मतलब एक टैंक के बजाय वो इसके छोटे छोटे 2 टैंक दे देंगे सीएनजी के। हालांकि वो 2 टैंक के अंदर सीएनजी उतनी ही आती है जिसकी एक सीएनजी सिलेंडर टैंक के अंदर है। जितनी इसके अंदर आएगी उतनी वो 2 सिलेंडर में आएगी। और उसके साथ साथ अभी Hyundai ने भी काफ़ी अच्छा किया है। उन्होंने भी अपना ड्यूअल ट्विन सिलेंडर निकाला है। नाम भले टाटा और Hyundai वालों ने चेंज किया हो, लेकिन काम वही है कि एक की बजाय 2 सिलेंडर कर देंगे, जिससे करीब इतना स्पेस मतलब वो 2 सिलेंडर इतने में आ जाएंगे। मतलब इसके ऊपर का पूरा स्पेस आपको मिल जाएगा। आप एक बड़ा ट्रॉली बैग भी आराम से इसके अंदर डाल सकते हो और स्पेस काफ़ी आपको मिलेगा। और बात करेंगे यहाँ पे सीएनजी की सेफ्टी की। ये कंपनी फिटेड सीएनजी है। हमने आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाया था, इसीलिए हमने कंपनी फिटेड के अंदर यही कार को चूज़ किया था। सेफ्टी भी इसके अंदर अच्छी खासी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सीएनजी इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे एक सीएनजी ऑफ करने का एक वाल्व मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर टाटा है तो सेफ्टी के अंदर पीछे नहीं रहेगी। जैसे अगर कार को पता चले कि सीएनजी इसके अंदर लीक हो रही है, तो ये सीएनजी का सप्लाई है वो अपने आप ही बंद कर देगी, जो इसके ECU से कंट्रोल होता है। ECU को सिग्नल मिलेगा कि सीएनजी लीक हो रही है, हमारे यहाँ पे वाल्व बंद करने से पहले ही वो सीएनजी को कट ऑफ कर देगी और कार को पेट्रोल में शिफ्ट कर देगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीएनजी के साथ थोड़ा लोगों के मन में डर यही रहता है कि अगर सीएनजी सिलेंडर फट गया तो या कुछ हो गया तो। अब इसके अंदर जो सीएनजी वो आप फिल कहाँ से करवाओगे, वो आप यहाँ से करवाओगे अगर। और इसके अंदर ऐसी कुछ वो टाटा ने नहीं डाला है कि आप कार अगर अनलॉक, देखो यहाँ पे मेरी कार अनलॉक है, ये रही चाबी, ये अनलॉक का बटन दबाए, ये यहाँ पे कार लॉक हुई, ये कार यहाँ पे अनलॉक हो गई। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो फ्यूल लीड है जो अपने आप ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ आके आपको ये फ्यूल लीड ओपन करना पड़ेगा, तभी इसका फ्यूल लीड ओपन होगा। ये देखो यहाँ पे ये फ्यूल लीड ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इसका पेट्रोल भरवाएंगे और इसके बाजू में यहाँ का सीएनजी का फिल करने का आपको मिल चुका है। ये ऑप्शन यहाँ पे है सीएनजी फिल करने के लिए। और यहाँ पे लगा हुआ है इसका सेंसर, मतलब जैसे ये क्लोज होगा तो उसके साथ यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा और ये बटन दब जाएगा। इससे क्या होगा, कार को पता चल जाएगा कि सीएनजी का फ्यूल लीड है वो क्लोज हो चुका है। वरना क्या कई बार ऐसा होता है कि ये फ्यूल लीड ऐसे ही खुला रह जाएगा और आप चलते रहोगे तो ये थोड़ा अनसेफ हो जाएगा। इसीलिए टाटा ने यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस फ्यूल लीड को यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है। बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्यूअल हेडलैम्प सेटअप, जिसमें आपका लो बीम रहेगा प्रोजेक्टर्स के अंदर और हाई बीम रहेगा यहाँ पे रिफ्लेक्टर हेलोजन बेस। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। उसके बगल में आपको ऊपर मिल जाता है इसका टर्न इंडिकेटर। नीचे की तरफ आपको ये DRLs मिल जाएगा। जब भी ये हेडलैम्प्स ऑन हो जाएगी इसका DRL बंद हो जाएगा। DRLs और हेडलैम्प कभी भी साथ में नहीं आएगी। तो इस टाइप के आपको इसके अंदर DRLs मिल जाएंगे। DRLs का थ्रो भी वैसे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट DRLs है। सामने से अगर DRL चलेगी तो ये ऐसी दिखेगी, काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर आप सामने से सिर्फ DRLs भी जली रहे, इसका थ्रो भी वैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और हेडलैम्प्स का थ्रो अभी आपको दिखाता हूँ।
अभी रात हो चुकी है तो आपको हेडलैम्प्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मालूम पड़ेगा। इसके अंदर फॉग लैम्प भी आते हैं, जैसे ये देखो फॉग लैम्प के साथ, ये फॉग लैम्प के बिना ये लो बीम है इसका। अगर हम यहाँ से करेंगे तो इसकी हाई बीम हो जाती है। काफ़ी अच्छी लाइट्स दी हुई है, लाइट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हेलोजन सेटअप में लाइट्स आती है, लेकिन फिर भी लाइट्स काफ़ी अच्छी दी हुई है टाटा ने ऐसा। और जो 2025 के अंदर जो मॉडल है उसके अंदर टाटा ने क्या किया हुआ है, जो हमारी लाइट्स है इसके अंदर टॉप मॉडल के अंदर वो उन्होंने कर दी है एलईडी के अंदर, रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी के अंदर। इसके अंदर हेलोजन सेटअप आता है जिसमें लो बीम आता है प्रोजेक्टर के अंदर और हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर आता है। देख सकते हैं इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लाइट वाकई इसकी लाइट बहुत अच्छी है, आपको रात में चलाने के टाइम इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगी। ये इसकी लो बीम हो गई, यहाँ पे फॉग लैम्प के साथ लाइट जल चुकी है। यहाँ पे मैं इसको करूँगा ये हाई बीम, ये लो बीम, काफ़ी अच्छी लाइट दी हुई टाटा ने। अभी बात करेंगे इस कार की मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस के रिलेटेड। अभी मुझे ये कार परचेस करे हुए पूरे हो चुके हैं 3.5 साल। इन 3.5 साल में मेरा सर्विस वालों से कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ये कार ली हुई थी नवसारी से, प्रमुख टाटा में से, जो कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस भी कुछ इतना खास बुरा नहीं था। लोग कहते हैं कि टाटा का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहता है, मेरा ऐसा 5 स्टार भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था जिस तरह से लोगों ने किया हुआ था कि बहुत बेकार है। हाँ, उसके बाद बात आती है आफ्टर सेल सर्विस की। आफ्टर सेल सर्विस टाटा के अंदर बहुत एक मेन पॉइंट है। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने कार ले ली उसके बाद कार की 1000 किलोमीटर्स पे जो सर्विस होती है फर्स्ट सर्विस, उसको तो हम सर्विस नहीं मानेंगे, सिर्फ ऐसा रेगुलर चेकअप ही मानेंगे। उसके बाद आती है जो 10,000 किलोमीटर्स पे जो सर्विस आती है, वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सुबह अपनी कार सर्विस के लिए दे दी हुई थी। उसके बाद जब शाम को मैं अपनी कार को वापस रिसीव करने के लिए गया, तब बिलिंग और वो सब कर दिया। और मैंने अपनी कार, उनका क्या है कि सर्विस सेंटर ही ऐसा है कि पहले राइट साइड में टाटा का सर्विस सेंटर है, उसके लेफ्ट साइड में महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, और उसके साथ साथ तीसरा और एक स्कोडा का भी है। टाटा और स्कोडा दोनों बाजू बाजू में है। उसके बाद एक बीच में गली जाती है जहाँ से वो अपने पीछे जो उसका वर्कशॉप एरिया है वहाँ पे वो एक्सेस करने के लिए बीच में रास्ता बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में महिंद्रा का सर्विस स्टेशन और शोरूम है। तो क्या हुआ था, मैंने अपनी कार आगे ली बिलिंग एरिया के पास, जहाँ पे मैंने बिल पे किया, और जैसे ही हम निकलने वाले थे, मेरे फादर ने क्या नोटिस किया कि कार पे जो ये राइट साइड का डोर था पैसेंजर वाला पिछला, यहाँ ये डोर पे, इस राइट साइड के पिछले डोर के ऊपर एक पूरा डेंट लगा हुआ था। वो डेंट ऐसा भी नहीं कि माइनर था, काफ़ी अच्छा खासा विजिबल डेंट लगा हुआ था। तो पापा ने बोला कि क्या हुआ, उन्होंने बोला कि पहले सीसीटीवी वगैरह मांगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। उन्होंने खुद सीसीटीवी कैमरा देख लिया और बोला कि जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है उसमें से एक टो ट्रक निकला और हमारी गाड़ी में लगा दिया। अभी इसमें मैं गलती किसकी मानूँ, महिंद्रा वाला की। वो प्रमुख टाटा वालों ने मुझे बाद में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे इसको सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर ही पूरा रीपेंट करके दिया। लेकिन दुख तो लगता है क्योंकि नई गाड़ी थी, 10,000 किलोमीटर चली हुई थी, 10-12 हज़ार किलोमीटर मुश्किल से चली हुई थी, और उसके ऊपर अगर डेंट लग जाए, मैं और पापा दोनों संभाल के कार चला रहे और कोई थर्ड पर्सन आके इसके ऊपर डेंट लगा के चला गया। खैर वो सब तो होता रहता है। उसके बाद मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद जब भी कार सर्विस के लिए जाती थी, मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस है अब तक इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं रहा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा। कभी कभार प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, टाटा वालों को सर्विस सुधारने के लिए बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया, और वो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी हुआ कि टाटा वालों ने अपनी सर्विस अच्छी की हुई है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि ये सभी सर्विस स्टेशन के ऊपर अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। ये कुछ एक चुनिंदा ऐसा सिलेक्टिव सर्विस सेंटर है, वहाँ पे ही आपको सर्विस इसकी अच्छी मिलेगी। लेकिन अभी भी टाटा को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कई लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो जो सर्विस सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो जीएम है उनके साथ भी मेरा अच्छा खासा रिलेशन है। वो कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी तो वो अच्छी तरह से मेरी बात को सुनेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, क्या प्रॉब्लम आई है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम प्रोडक्ट में ही हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर वो भी बार बार कर दे कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, मैं उनको बताऊंगा, वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ प्रॉब्लम ये है, वो भी बोलेंगे, लेकिन कर नहीं सकते। क्या करें। अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी 50 से 50 to 55,000 किलोमीटर्स के अंदर।
वो क्या थी, इसका जो एयर फिल्टर का जो पूरा असेंबली था, एयर फिल्टर असेंबली जो इंजन के ऊपर लगा हुआ था, वो पूरा टूट गया है। अभी ना ये कार मैंने कभी सामने से ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ना मैंने इसके ऊपर कोई जोर लगाया, ये अपने आप ही टूट गया ना। पूरा असेंबली कैसे टूट गया? मैंने उनसे पूछा कि ये असेंबली, एयर फिल्टर की असेंबली टूट कैसे गई? उन्होंने बोला कि सर ये तो 3 सिलेंडर इंजन है, इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसकी एयर फिल्टर असेंबली है वो टूट गई है। मैंने बोला ये कोई सेंस थोड़ी है इस बात का। अगर इसके अंदर ऐसा वाइब्रेशन की वजह से ऐसा कुछ असेंबली टूटने का इश्यू आ रहा है, तो आपके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, जो इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जो इंजन बे के अंदर उसको पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि अगर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऊपर आपको काम करना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ होता कि गाड़ी आगे से लग गई है, तो फिर अगर समझ में आता है कि हाँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ना कार आगे से कहीं ठुकी है, तो ये एक प्रॉब्लम था कि उसका, अगर मैं उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको उसको वीडियो यहाँ पे प्ले कर दूँगा। तो ये था मेरा इस टाटा टिगोर के साथ पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। अब तक कैसा हुआ, सर्विस सेंटर में क्या हुआ, मुझे जो क्या फील हुआ इस कार के बारे में। ये कार को अगर हम रिलायबिलिटी के नज़रिए से देखें तो नहीं, रिलायबिलिटी इस कार के अंदर नहीं है। अगर आपको वही चाहिए रिलायबिलिटी, तो फिर आपको नो डाउट मारुति। तो ये था मेरा अब तक का इस टाटा टिगोर के साथ 3.5 साल और 64,000 तक का पूरा अपना एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक रिलायबल कार चाहते हैं तो टाटा आपके लिए नहीं है। ये एक पूरा फैक्ट है कि टाटा रिलायबल प्रोडक्ट नहीं बनाता है। उसके अंदर कभी ना कभी छोटी मोटी कमियां आती ही रहती है, और उसको अगर आप फिक्स करने जाओ तो वो आपका दिमाग ख़राब कर देगी। क्यों? क्योंकि सर्विस सेंटर में इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये बात तो है कि मेरी कार हमेशा, अगर 1 साल 12 महीने में से 3 महीने तो मेरी कार सर्विस सेंटर में ही रहती है। मतलब 3 महीने तो मैं बिना कार के ही रहता हूँ। इसकी वजह से लोग टाटा को लेना प्रेफर नहीं करते और मारुति की कार को लेना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। मेरा अब तक का ओनरशिप में यही कहना होगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत है, एवरेज इसके अंदर है नहीं। पेट्रोल के अंदर, सीएनजी के अंदर भी इसके अंदर इतनी कुछ खास मारुति जैसे एवरेज नहीं है, एवरेज भी लो है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है मारुति से कंपेयर करोगे। अगर आप मेरा 5,000 to 10,000 का बिल 5 से 10,000 आप पकड़ के ही चलो। अगर नॉर्मल है तो 4,500-5,000। अगर इसके अंदर कुछ काम निकल आया तो 10 से 15,000 का आपको कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। मेरा इस कार के साथ अब तक कैसा रहा, मुझे इसकी इंजन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इंजन इसका कुछ बगाने में अच्छा नहीं है, वाइब्रेशन बहुत है, ना ज़्यादा इसके अंदर आपको पिकअप मिलेगी, पावर कुछ है ही नहीं इसके अंदर आपको मिलेगा अच्छी मेटल सीट जो इन्होंने यूज़ की हुई है। आपको मिलेगी एक स्टेबल कार जो कि हाई स्पीड के अंदर स्टेबल रहेगी। आपको म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा। एसी इस कार का बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको ऐसा कैबिन जो है वो प्रीमियम फील करवाता है। ऐसा नहीं है कि कार छोटी है, एक कॉम्पैक्ट सीडान है तो आपको पीछी सी लगेगी। आपको कार स्पेसियस लगेगी। ये चीज़ें कुछ है जो इसके अंदर बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ इसके अंदर जो कंप्लेंट्स है उसी पे हम फोकस करें तो कंप्लेंट्स तो टाटा के अंदर बहुत है। मेन कंप्लेंट इसके अंदर है वो है आफ्टर सेल सर्विस। उसके अंदर अगर टाटा थोड़ा सुधार कर दे, हालांकि टाटा वाले सुधार कर रहे हैं कि आफ्टर सेल सर्विस को भी अच्छी तरीके से हैंडल करे, लेकिन कई जगह पे ऐसे है कि जो मैनेजर है या फिर वहाँ का जो स्टाफ है वही अच्छी तरह से वेल बिहेव नहीं होगा तो कस्टमर का एक्सपीरियंस पूरा वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले नेक्स्ट पार्ट वीडियोस के जो आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या चीज़ें इसके अंदर इम्प्रूव करी जा सकती है उसके बारे में। और अगर आपका कोई सजेशन हो कि मुझे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए, इस कार के अंदर मुझे क्या और करवाना चाहिए, और अगर आप पूरा मेरा सर्विस कैसा रहा, इसके अंदर कितने पैसे खर्च हुए हैं अभी तक सर्विस के लिए, वो सब की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपका कोई और सजेशन भी वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।